बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गोइंग अंडरग्राउंड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्टा। नाज़रीन, आज अहम इशूज़ पर बात करें। इमरान खान साहब को हिफाजती ज़मानत कल मिल गई लाहौर हाई कोर्ट में। देखा हमने कि काफ़ी वक्त लगा इमरान खान साहब को, और कहा गया उन्हें कि किसी भी तरह से वो पेश हों ज़ाती हैसियत के अंदर और कोर्ट के अंदर आएंगे तो उनको ये हिफाजती ज़मानत मिलेगी, जिस पर इमरान खान साहब ने ज़मान पार्क से अपना रुख किया अदालत का, और अदालत की तरफ जाते हुए फिर पहले उन्होंने एक पेशी दी, उसके बाद दूसरी पेशी दी। काफ़ी कोशिश की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं ने कि वो किसी भी तरह से कोर्ट के अंदर से बंदे को बाहर बुलाया जाए। इमरान खान साहब गाड़ी में तशरीफ़ फरमा रहे हैं और कोर्ट से कोई बंदा जाए, जाके उनकी अटेंडेंस रिसीव करे और उनसे सिग्नेचर्स करवा लिए जाएँ। लेकिन जज साहब के इसरार पर उन्होंने कहा कि इमरान खान शुड बी हेयर, इमरान खान साहब को कमरा अदालत में आना पड़ेगा। सो इमरान खान साहब कमरा अदालत में पहुँचे और पहुँचने के बाद उन्हें हिफाजती ज़मानत मिल गई। अब हिफाजती ज़मानत खान साहब को नहीं मिली, इससे पहले मरीम नवाज़ साहिबा को और बहुत से लीडर्स को भी हिफाजती ज़मानत इसी तरह से मिलती रही है। इस पर आज हमने देखा कि वफाक की हुकूमत काफ़ी सरापा एहतजाज थी और कहा जा रहा था कि शायद लाडला है और लाडले की तरह इनको बुलाया जा रहा है। अताउल्लाह तारड़ साहब की बात करें, मरीम औरंगज़ेब साहिबा की बात करें, बाकी तमाम लीडर्स की बात करें, राना सनाउल्लाह साहब बड़े खफा थे इस बात पर और ये कह रहे थे। राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ी सख्त स्टेटमेंट्स दी आज इमरान खान साहब के बारे में। उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब सियासत नहीं कर रहे, दुश्मनी कर रहे हैं हमसे, और अब जब दुश्मनी कर रहे हैं तो फिर दुश्मनी के बाद वही सब कुछ होगा जो दुश्मनी में होता है, और जो कुछ दुश्मनी में किया जाता है हम भी अब उसी तरह से इनके साथ करेंगे। फ़िलहाल राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि मैं इनको जानकर थका रहा हूँ, जिस दिन अरेस्ट करना होगा इन्हें पता भी नहीं चलेगा और ये अरेस्ट होंगे। और बड़ा ब्रूटल स्टेटमेंट जो है वो राना सनाउल्लाह साहब ने दी। ज़ाहिर है वफाकी वज़ीर हैं और एक बड़े अहम ओहदे के ऊपर राना सनाउल्लाह साहब तैनात हैं, ही हैज़ लॉट ऑफ पावर्स, लेकिन उनके नाजायज़ इस्तेमाल की थोड़ी सी जो है वो हमें एक्सप्रेशंस मिल रहे थे राना सनाउल्लाह साहब के कि शायद वो जो चाहें कर सकते हैं। इस तरह की कुछ स्टेटमेंट्स उनकी आई। और बाकी पाकिस्तान के अंदर बात करें अगर इकॉनमी की, तो इकॉनमी का बुरा हाल है इस टाइम पे। इसहाक डार साहब ने आज भी ये कहा, क्योंकि पीछे अगर हम बात करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कुछ रहनुमाओं की, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट कर रहा है और डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन के हम बहुत नज़दीक हैं। ख्वाजा आसिफ साहब की ये स्टेटमेंट थी और इस स्टेटमेंट के बाद इसको डिनाई किया वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने। उन्होंने कहा कि अगर तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा है तो मुझसे ना पूछें, जाके ख्वाजा आसिफ साहब से पूछें जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी है। मेरे मुताबिक तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं कर रहा और ऐसा नहीं होगा। साथ ही उन्होंने नवीद सुनाई के IMF के साथ हमारे तमाम मामलात तय पा चुके हैं और अनकरीब IMF का हमारा जो प्रोग्राम था वो बहाल हो जाएगा। IMF के प्रोग्राम की बहाली के बाद पाकिस्तान की मईशत कुछ स्टेबिलिटी की तरफ आएगी, लेकिन डॉलर 274 तक गया और आज डॉलर की प्राइस की बात करें 262 रुपये 51 पैसे का हो गया, और बहुत कुछ और भी हुआ। इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर कैस असलम साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के अंदर जो ज़ाहिर है इकॉनमी की सिचुएशन चल रही है और जिस तरह से यहाँ पे सूरत हाल है, आप क्या समझते हैं यहाँ पर इस टाइम पे हुकूमत की तरजीहात क्या हैं? स्पेशली अगर हम चेयरमैन नैब की बात करें आफ्ताब सुल्तान साहब की, तो आज उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और इस्तीफ़ा देकर जो उनका अलविदाई खिताब था उन्होंने जो अपने ऑफिस में किया उसमें बहुत सी बातें उन्होंने की और ये कहा कि शायद उनको भी इसी तरह से काम नहीं करने दिया जा रहा था, डिक्टेट किया जा रहा था आफ्ताब सुल्तान साहब को। और उन्होंने कहा कि मुझे कहा जाता था कि फ़लाँ के भाई को छोड़ दो और फ़लाँ के भाई को उठा लो, और मुझसे बहुत से ऐसे काम करवाए गए। अभी आफ्ताब सुल्तान साहब की अपॉइंटमेंट की बात करें तो जुलाई 2022 के अंदर ही वॉज अपॉइंटेड, यानी कि अब की फेडरल गवर्नमेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PDM इत्तेहाद ये हुकूमत में आ चुके थे, इन्होंने इस चेयरमैन नैब को अपॉइंट किया था और चेयरमैन नैब इतने अरसे के बाद तंग आकर इन दी एंड उन्होंने रिज़ाइन किया। डॉक्टर कैस असलम साहब, सर, हाउ डू यू टेक द सिचुएशन? शुक्रिया। बात यह है जी कि लगता है ऐसे है कि चेयरमैन नैब अल्टीमेटली ये वाले जो हैं जी, उनको ही ग्रू अ बैकबोन इन द कॉन्टेक्स्ट के शायद अब आके उनका ज़मीर या उनके घर वालों का ज़मीर या उनके दोस्तों का ज़मीर उन पे ये प्रेशर डाल रहा था कि वो लोग जिनको वो उनका ख्याल था कि नहीं छोड़ना चाहिए, उनको छुड़ाया जा रहा था। बिल्कुल। तो बात यह है कि हमारा एक माशरा एक ऐसा बन गया है जहाँ हम ये भी चाहते हैं कि हम, मेरे समेत, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा जी, बिल्कुल, कि हमें बड़े बड़े ओहदे भी मिले मगर हम अपने ज़मीर के बरक्स काम भी करें। हमें कहा जाए
सो ये ऐसे नहीं होगा। अगर तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, अगर आप मेरिट पे हैं तो आप सही फैसले करेंगे, आप अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द लॉ करेंगे। जो लोग गबन कर रहे हैं उनको आप पकड़ेंगे, और जो लोग इनोसेंट हैं उन पे केस नहीं डालेंगे। जी बिल्कुल। हमने पिछले हुकूमत में भी देखा, मगर इस हुकूमत में हमने दूसरी बात देखी। इस हुकूमत में हमने लोगों को छुटते देखा। ठीक है। इस हुकूमत में पीछे जो केस बने हुए थे वो पीटीआई गवर्नमेंट में बने या उससे पहले नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में बने, मुशर्रफ से ये है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में एक दूसरे पे, तो लोग माफ़ होते देखे। सर नैब तरमीम की अगर बात करें, ज़रा इस गवर्नमेंट ने जो सबसे बड़ा स्टेप लिया वो ये था, नैब में तरमीम की गई और जिसके बाद डायरेक्ट बेनिफिशरीज गवर्नमेंट में बैठे हुए बहुत से लोग हुए। और शायद मेरा ख्याल है कि दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि हुकूमत वक्त के बैठे हुए नुमाइंदों को वो सब फ़ायदे मिलें और वो अमेंडमेंट्स करें जिसके सबसे बड़े बेनिफिशरीज़ वो खुद हों। और इस सब के बाद जिस तरह से आज शाहिद खान अब्बासी साहब की बात करें तो उनकी भी जो ज़मानत थी वो मुस्तरद की गई है और उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं और कहा गया है कि शाहिद खान अब्बासी साहब जो हैं वो भी अब नैब इस्लामाबाद की अदालत के अंदर पेश होंगे और उनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो चुके हैं। ये वही LNG केस है जो शाहिद खान अब्बासी साहब पे पहले चल रहा है। सो सिमिलरली यहाँ पे अब जो सिचुएशन है, हमने देखा कि नैब को टूथलेस किया गया एक्चुअली, कि नैब ने अपने तमाम रेफरेंसेस वापस किए और जो कुछ हो रहा था इट वाज पेनफुल। और शायद चेयरमैन नैब साहब ने सब कुछ बड़ा अरसा बर्दाश्त किया जो शायद उन्हें तब भी नहीं करना चाहिए था। डॉक्टर कैस असलम साहब, उनको उसी टाइम पे रिटेलिएट नहीं करना चाहिए था जब नैब तरमीम हुई है। देखिए बात यह है कि जहाँ तक तरमीम का तल्लक है वो तो पार्लियामेंट से हुई, और जहाँ मेरा ख्याल है कि पीटीआई को वहाँ से निकलना ही नहीं चाहिए था। वहाँ बैठे रहते तो शायद वो तरमीम ना होती, मुश्किल से होती। ठीक है। ये शायद हमारे फाजल जज हजरात ने भी ये बात की है पीटीआई से कि आप पार्लियामेंट में जाके, हमारे पास जो आते हैं तो बात ये है जी कि ये गवर्नमेंट तो जब ये अपोजिशन में थी तो ये इल्ज़ाम लगाती रही पीटीआई गवर्नमेंट पे कि जी वो नैब को अपने एज एन इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं। मगर मैंने ये देखा है जी कि नैब को तो इसी गवर्नमेंट ने इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया है अपने केसेस माफ़ करने पे। जी बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर जो हैं, फाइनेंस मिनिस्टर और दीगर मिनिस्टर्स जो हैं और उनके रिश्तेदारों पे से केस खारिज हो गए एंड सच फोर्थ। तो मैं ये पूछना चाहूँगा नैब चेयरमैन से कि वो उन्होंने शायद बातें तो की हैं जी, मगर क्यों नहीं वो केसेस जिनकी वजह से लोग छुटे हैं जी, उन केसेस को बाहर लाते। वो जो मेरिट पे चीज़ें थीं। बात ये है कि हम अब एक ऐसा माशरा बन गए हैं जहाँ जो पावरफुल हैं वो पैसे खाते भी हैं, पैसे लगाते भी हैं और फिर छुट भी जाते हैं। आम आदमी जो है वो उसके पास ये लग्जरी नहीं है। ठीक है। इन दी कॉन्टेक्स्ट शायद आम आदमी क्या मिडिल क्लास के पास भी ये लग्जरी नहीं है। सर यहाँ पे तो किसी शरीफ और मिडिल क्लास आदमी के पास शायद इतनी अथॉरिटी नहीं है, ही इज़ नॉट एबल, उसमें इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा कि शायद वो इस तरह के किसी इदारे को फेस कर सके। लेकिन यहाँ पर अगर हम अपने अशराफिया की बात करें तो उनके लिए यहाँ पर जाना इट इज़ अ प्रिवलेज। उनको यहाँ पर प्रोटोकॉल्स मिलते हैं, हर तरह से फैसिलिटीज़ मिलती हैं। और चेयरमैन नैब साहब ने आज जो इस्तीफ़ा देते हुए बातें की हैं उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने की और ये कहा कि नैब के अंदर 99% लोग जो हैं वो अच्छे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं साथ ही। लेकिन उन्होंने ये कहा कि 1% में मसला है एंड ऑब्वियसली 1% जो लोग हैं दैट मस्ट बी द टॉप पोस्ट इन नैब डिपार्टमेंट। और इसके साथ ही फिर उन्होंने कहा कि मुझे डिक्टेट किया जाता था, कहा जाता था कि फ़लाँ के भाई को छोड़ दो और फ़लाँ को अरेस्ट कर लो। अब एक उन्होंने साथ फिर ये भी बताया कि एक बंदा बिलियनर है, उसकी बिलियंस की प्रॉपर्टी हैं और एक बंदे का एक ही प्लॉट है, तो मुझे कहा जाता था कि एक प्लॉट वाले को पकड़ लो और दूसरे को छोड़ दो। इट मीन्स कि शायद गलत काम के लिए उन्हें कहा जाता करने के लिए, और इस बात का रिएक्शन देते हुए उन्होंने रिज़ाइन किया। देखें, असल जो जिसको कहते हैं चोट लगी है, असल जो ज़ख्मी हुआ है वो नैब खुद है। ठीक है। वो क्रेडिबिलिटी जब गवर्नमेंट्स अपने फ़ायदे में और अपने दुश्मन के ख़िलाफ़ ऐसी इंस्टीट्यूशंस को करेंगी और फिर चेयरमैन नैब खुद ही बता देंगे तो फिर दुनिया की नज़र में
और क्योंकि दुनिया भी तो देख रही है ना हमें, ये जो हमें मूडीज़ या और अदारे नीचे लाते हैं, FATF हम पे नज़र रख के बैठी है, IMF भी बहुत ज़्यादा शफाफियत चाह रही है। तो जब वो अदारा जो जिसका काम है पकड़ना और वो उसका सरबराह ये कह के रिज़ाइन करे जी कि ये मैं मुझ पे ये प्रेशर्स थे, तो फिर मुल्क की क्रेडिबिलिटी, इन इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी, नैब भी इसीलिए बनाई गई थी कि उससे पहले और जो इदारे थे उनकी क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो चुकी थी। ठीक है। तो आप पकड़ नहीं सक रहे थे लोगों को, आप करप्ट लोगों को जो है छूट जाते थे। तो अब अगर वही है सारा कुछ, तो मेरा ये ख्याल है कि फिर ये इदारे ख़त्म करिए। आप क्यों लोगों को इतनी तनख्वाहें दे रहे हैं? ये सारा ड्रामा रचाया हुआ है। आप साफ कहिए कि ये दो मुल्क हैं, एक वो जो मार खाते रहेंगे और एक वो जो गबन करके फिर छुटते रहेंगे। तो ज़्यादा आसान हो जाता है फिर चीज़ों को। मगर जब तक कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती, जब तक इन अदारों की बालादस्ती नहीं कायम होगी, हमारे मुल्क में ये प्रॉब्लम्स रहेंगे। दुश्मनियाँ जो हैं वो करनी सियासत नहीं होती। ठीक है। पार्लियामेंट में जाके कानून बनाना, कानून पे बहस करना और लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करना, और जो इस मुल्क को लूट रहे हैं, इसका नाम बदनाम कर रहे हैं, उनको सजाएं देनी, ये है नैब का काम। और ये काम तो नैब का है, लेकिन हमने देखा कि इससे पहले अगर हम जनरल शाहिद अजीज़ साहब की बात करें तो उन्होंने भी इसी तरह एक बार रिज़ाइन किया था बीइंग एट द पोस्ट ऑफ नैब चेयरमैन, और उन्होंने भी कुछ इसी तरह की गुफ्तगू की थी कि मुझसे कुछ काम ऐसे करने को कहा जा रहा था जो मैं नहीं कर सकता था, वो इमोरल थे, और मैंने वो जब उसको रिफ्यूज़ किया तो फिर मुझे इस्तीफ़ा देना पड़ा। सिमिलरली आज चेयरमैन नैब ने आफ्ताब सुल्तान साहब ने जो बातें की हैं वो भी उसी तरह की बातें हैं, एंड उन बातों की वजह से उन्हें ये कहा गया। उसके साथ उन्होंने और भी बहुत सी बातें की, और अपने इसमें ये भी कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरी तमाम टीम, हमारा जो डिपार्टमेंट है, आइन के मुताबिक काम करे, आइनी बातें करे और आइन के मुताबिक ही तमाम फैसले करे, और वो कुछ करे जो आइन हमें इजाज़त देता है, और जिस चीज़ की आइन इजाज़त नहीं देता वो काम हमें नहीं करने चाहिए हैं। इसके साथ ही अगर बात करें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, तो आज उन्होंने स्पीकर को ख़त लिखा आमिर डोगर साहब ने, और जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 73 अरकान थे जिनका इस्तीफ़ा मंजूर हुआ था, लाहौर हाई कोर्ट ने उस इस्तीफ़े को जो है कलअदम करार दे दिया और कहा कि ये इस्तीफ़े जो है इन्होंने गलत एक्सेप्ट किए हैं, ये इस्तीफ़े कलअदम हो चुके हैं। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 73 अरकान दोबारा से एक्टिव हो चुके हैं, और अब कोशिश की जा रही है किसी भी तरह से अपोजिशन लीडर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का आए, और आमिर डोगर साहब ने यही ख़त लिखा है स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब को, और ये कहा है कि चूँकि अब नैब चेयरमैन की अपॉइंटमेंट होनी है, बिकॉज़ अगर हम इस नैब चेयरमैन की बात करें तो ये आफ्ताब सुल्तान साहब जुलाई 2022 के अंदर अपॉइंट हुए थे, और उसके बाद से ज़ाहिर है गवर्नमेंट यही गवर्नमेंट चल रही थी, यही लोग हैं इनको लाने वाले, लेकिन आफ्ताब सुल्तान साहब इनसे नाखुश थे। मैं अपने दूसरे गेस्ट का तारुफ कराऊँ, हमारे साथ मौजूद हैं रुबाब सलमान मिस। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन द स्टूडियो। तो अब अगर मैं बात का आगाज़ मिस रुबाब आपसे करूं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो 73 अरकान हैं, लाहौर हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिए उनके इस्तीफ़े इन्होंने ख़ुद दिए थे, और देने के बाद अब जब इन्होंने दोबारा रिक्वेस्ट की थी लाहौर हाई कोर्ट को कि हमारे इस्तीफ़े जो मंजूर किए गए हैं वो गलत मंजूर किए गए हैं, हम नहीं देना चाहते थे, लाहौर हाई कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया इस सिचुएशन को और तमाम अरकान को दोबारा से बहाल कर दिया। आप किस तरह से सिचुएशन को देख रही हैं मैस? डेफिनेटली अगर जो है एक चीज़ रिस्टोर हो गई है और उसके बाद उसका वही जो है वही उसी तरह वो दोबारा से फोकस कर सकती है, उसी तरह अपने काम कर सकती है। लेकिन अब ये है कि हमने जो नैब का नया चेयरमैन जो सिलेक्शन करने के लिए उन्होंने कहा है कि हम लोगों को भी अपोजिशन का वोट भी लिया जाए और अपोजिशन से लीडर से कंसल्टेंसी ली जाए। तो इट इज़ अ ट्रुथ, क्योंकि जो अभी आफ्ताब साहब ने जाते हुए जो कहा है और जिस तरह उन्होंने जो है रेजिग्नेशन दिया है, उनका जो टेंडर किया अपना रेजिग्नेशन, वो ये सब चीज़ें जो है वो एक बेसिकली पॉलिटिकल जो है आपको इश्यूज़ हमारी सराउंडिंग्स में बहुत सारे नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से ऑपोजिशन का राइट है कि वो हर वो चीज़ जिसके अंदर जो कि एक काफ़ी हाई लेवल पे नैब इनफैक्ट वैसे तो इट्स अ ब्यूरो, लेकिन उसका जो काम है वो चेंज हो गया है। ठीक है। वो ज़्यादातर इश्यूज जो हैं वो पॉलिटिकल नज़र आ रहे हैं कि वो उसके लिहाज से जो है
वो कर रही है। और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद भी यही था कि ठीक है। वो ये एक्सप्लेन करना चाह रहे थे कि इट इज़ नॉट ओनली माई सेल्फ कि मैं खुद से जो है उसको रिज़ाइन कर रहा हूँ, इट इज़ बिकॉज ड्यू टू अदर्स रीजंस कि ठीक मैं है। उन अथॉरिटीज़ को जो है वो रिफ्यूज़ करता हूँ, उनको obey करने से, वट एवर जो भी उनका कंसर्न था। इस वजह से अब ओपोजिशन का साथ सिलेक्शन करना और उसका अपना जो है वो ऐड ऑन करना कि कौन होगा, वो दैट इज़ अ वैलिड पॉइंट। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ भी गलत है या कुछ भी जो है वो शॉर्ट है। बिल्कुल ठीक है। अब अगर इमरान खान साहब की बात करें तो उनको ज़मानत मिल गई है इमरान खान साहब को, और उसके बाद आज इमरान खान साहब को बुला लिया गया है उनकी तोशाखाना केस के अंदर। और तोशाखाना केस में इमरान खान साहब को 9 मार्च को तलब किया गया है नैब रावलपिंडी ने, और 9 तोहफ़ों के बारे में बुलाया है, और ये भी कहा है कि उन तमाम तोहफ़ों को आकर जस्टिफाई करें। डॉक्टर कैस असलम साहब, ये 9 तोहफ़े इमरान खान साहब के याद हैं तोशाखाना केस के अंदर, लेकिन शायद किसी और लीडर ने या तो आज तक कोई तोहफ़ा लिया नहीं है, या शायद इनको याद नहीं आ रहे कोई और लीडर ने भी तोशाखाना के केस लिए, उनसे भी पूछताछ करनी चाहिए। देखें, मेरा ख्याल अगर मुझे याद पड़ता है तो शायद सुप्रीम कोर्ट ने मांगी थी लिस्ट जी, और जो नहीं प्रोवाइड की गवर्नमेंट ने कहा जी कि है ही नहीं हमारे पास, उन्होंने कहा रिकॉर्ड ही नहीं है। सो ये भी मेरा ख्याल है कि बदले ही लिए जा रहे हैं, क्योंकि लॉ तो ये कहता है कि आप ख़रीद लें। अगली बात है ना कि वो बेचे गए या नहीं बेचे गए, उसके ऊपर वो भी एक लीगल इशू है। खरीद, अगर आपने खरीद लिए और बेच भी दिए तो इसमें कोई इशू मेरा तो ये ख्याल है कि होना ये चाहिए कि जिस शख्स को तोहफा मिला है ये उसका है, सिर्फ उसकी कीमत का 50% वो टैक्स दे दे। ठीक है, तो उसके बाद ये सारी लड़ाइयाँ नहीं आएंगी। बिल्कुल, कि हमने ये किया हुआ है कि नहीं, आप ये तोहफे गवर्नमेंट के हैं या मुल्क के हैं और आप ख़रीद सकते हैं सस्ते दामों। इट शुड बी द अदर वे राउंड। तोहफे आपके सर, मगर उसके टैक्स दे दें, उसके बाद कोई नहीं पूछेगा। मगर जब ये भी वही दुश्मनियाँ हैं, ये भी वही, उनके ऊपर कोई और वो डाली नहीं हुई, तो इस पे ये कि उन्होंने पैसे दिए हैं और ख़रीदे हैं, ठीक है, वो लीगल है। जी, ऑन भी करना चाहूँगी कि गिफ्ट जो है, बिकॉज दिस इज़ गिफ्ट, दिस इज़ नॉट एग्जैक्ट जो आप खुद से सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं कोई चीज़ को। गिफ्ट की जो कीमत है वो आप वो नहीं लगा सकते जो मार्केट में वैल्यू थी। ठीक है, दैट इज़ अ गिफ्ट, और वो आपके साथ ही चेंज हो जाती है। और वो जो केस में वो उसकी कीमत लगा रहे हैं वो उसकी मार्केट प्राइस लगा रहे हैं। मार्केट प्राइस इज़ डिफरेंट, और जो उसकी सब्सिडाइज है या उसकी जो अब खुद से मुकर्रर करनी है दैट इज़ डिफरेंट। सो इन दोनों को आप लिंक इन नहीं कर सकते और ये नहीं कह सकते कि यही अमाउंट है और यही अमाउंट देनी है। तो उन्होंने जितना उसको क्लेम किया और उसको अपने उसमें केस में बताया, रेफरेंस में दिया, दैट इज़ नॉट इलीगल। आप उसको उसमें कुछ अल्ट्रा वायरीज हो सकती हैं, लेकिन आप उसको ये नहीं कह सकते कि जी उन्होंने अमाउंट जो है दैट हैज़ नॉट बीन पेड, और या उसको जो है गलत जो है वो इनकर किया। अब इमरान खान साहब के खिलाफ और कोई बात तो मिली नहीं, मिला तो तोशाखाना के तमाम तहाइफ जो हमारे तमाम गुज़िश्ता लीडर साहिबान, देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट कि किसने कितने कितने बेनिफिट्स लिए और तोशाखाना से क्या क्या चीज़ें किस किस तरह से वसूल की। जिस तरह गाड़ियों की बात की जाए तो गाड़ियाँ शायद हमारे लीडर्स को अलाउड ही नहीं था कि वो तोशाखाना की दी गई तहाइफ में गाड़ियों को रिसीव करते और ख़ुद से उनको जो है वो अपने पास रख लेते। लेकिन हमारे पास्ट लीडर्स ने, आसिफ अली जरदारी साहब की बात करें, नवाज शरीफ साहब की बात करें, तो इन सब ने वो गाड़ियाँ भी रिसीव की और बहुत कुछ किया। लेकिन इमरान खान साहब पे आज प्रेशर सिर्फ तोशाखाना का डाला जा रहा है। और हैरत की बात यह है किसी और लीडर से नहीं पूछा जा रहा। इमरान खान साहब से 9 तोहफे, जिसके अंदर 7 रोलेक्स घड़ियाँ और एक मोहम्मद बिन सलमान साहब की तरफ से दिया गया गिफ्ट पैक था, जिसमें डायमंड के कफलिंग्स थे, एक पेन था, एंड जो एक वॉच थी। हमने देखा कि उस वॉच का बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ कि खाना काबा, वो काबा वॉच थी और एक स्पेशल एडिशन था उस वॉच का, उस पर डायमंड नस थे। लेकिन ये सब बातें बड़ी मामूली हैं आई गेस, और अगर इन सबको मेरिट पे रखा जाए तो शायद सबको बुलाना चाहिए और सबको करना चाहिए। वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। नाज़रीन, स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक नाजरीन। बात कर रहे थे हम इमरान खान साहब के तोशा खाना केस की, और उसके साथ ये बात करें सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की। और डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने कोशिश की पाकिस्तान के अंदर कि किसी भी तरह से जो इंतखाबात होने चाहिए हैं, जिसके लिए पाकिस्तान में केयर टेकर सेटअप आया है, एंड जो केयर टेकर सेटअप का काम है वो कर ही नहीं रहे, और इस पर शदीद एहतजाज किया जा रहा है मुख्तलिफ हलकों की जानिब से। और सदर साहब ने भी कोशिश की, चूँकि गवर्नर्स कोई तारीख नहीं दे रहे थे पंजाब और KPK में इलेक्शंस की, तो सदर साहब ने इंटरवेन किया और उन्होंने कहा कि अगर नहीं ये दे रहे तो मैं डेट देता हूँ। सदर साहब ने डेट दी है 9 अप्रैल। दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डेट। अप्रैल के अंदर पाकिस्तान के आइन को, जो 1973 में शुरू हुआ था, 50 साल हो जाएंगे। इट वाज अप्रैल 1973 जब पाकिस्तान का आइन आया था, और आइन को इस अप्रैल के अंदर 50 साल हो जाएंगे। 1 पॉइंट। दूसरा, अगर हम बात करें सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब की, तो उन्होंने भी 9 अप्रैल को चीफ़ जस्टिस साहब के ख़िलाफ़ जो है वो कोर्ट के अंदर एक दावा दायर किया था, और किया। सो 9 अप्रैल को बहुत कुछ हुआ पाकिस्तान के अंदर। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डेट। और अब सदर आरिफ अलवी साहब की इस तारीख को मुस्तरद किया जा रहा है, और इस तारीख के ख़िलाफ़ बातें की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि शायद सदर आरिफ अलवी साहब पार्टी बन रहे हैं, पार्टी बाजी कर रहे हैं। लेकिन ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने शायद आज तक पाकिस्तान की आवाम से कोई भी सच नहीं बोला, और शायद वो इस पोजीशन में नहीं है किसी भी किस्म का सच बोल सकें, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जब हुकूमत में नहीं आए थे, PDM इत्तेहाद था, तो ये लोगों से कहा करते थे और कहते थे कि हमारी हुकूमत जब आएगी हम पाकिस्तान की तबाह हाल मईशत को 6 माह के अंदर ठीक करेंगे। और 6 माह गुजरने के बाद आज 1 साल गुजर चुका है, और मईशत तबाह से तबाह हुई है। क्या बेहतरी आई होगी मईशत के अंदर, ये हम डॉक्टर कैस असलम साहब से पूछेंगे। बट फर्स्ट आई विल कम टू यू मिस्टर बाब। सदर साहब ने इलेक्शन की तारीख दी है, और किसी भी तरह खातिर ख्वाह नहीं लाई जा रही। ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट देना, कहना सदर साहब की औकात क्या है कि वो ये तारीख दे दें, हु इज़ ही। सो प्लीज़ इस पर कमेंट कीजिएगा। इनफैक्ट हम आर्टिकल 105 को डिस्कस करें तो उसमें बिल्कुल क्लियरली लिखा हुआ है कि गवर्नर जो है वो आपकी जिस तरह ये डिज़ोल्व हुई है बिफोर द यूजुअल टाइम जो है उसका टेन्योर के, उसमें 105 कहता है जो गवर्नर है वो आपको विद इन 90 डेज़ जो है वो डेट देगा, ठीक है। लेकिन उसके साथ ही हमारे पास नेक्स्ट जो है वो इलेक्शन एक्ट है, जो कहता है, जो सुपरसीड करता है इसको, और वो कहता है कि उसका 57(1) खुद इस बात को कहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो डेट अनाउंस कर सकता है, ठीक है, बट विद द कंसल्टेशन विद द ECP, यानी कि ECP के साथ वो कंसल्ट करेगा एंड देन वो इसको देगा। अब हमारे पास आता है कि फिर रिसेंट जो हमारी लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है जवाद हसन साहब की, वो भी यही कहते हैं कि गवर्नर ने कंसल्ट करना है जो है वो ECP के साथ, और फिर उसके बाद जो है वो डेट अनाउंस होनी है। लेकिन अगर हम सारे सिनेरियो को अभी देखें कि पॉलिटिकली और इसको किस तरह लिया जा रहा है, तो अलवी साहब ने अपनी कंसल्टेशन के लिए डेफिनेटली ECP को कॉल किया, ठीक है। उन्होंने गवर्नर को भी कॉल किया, उनसे भी चाहा, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो रिकॉर्ड पर भी हैं उन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स दी, और जो है वो बैक टू बैक कंसल्टेशन चलती रही। लेकिन फिर भी स्टिल जो है जब वो कुछ अनाउंस नहीं कर सके, तो उन्होंने सिर्फ जो है एक स्टेप इन हुए और उन्होंने एक वो लिया और कहा कि इसमें हम ये नहीं कह सकते कि दिस इज़ इलीगल, कि उन्होंने जो कह दिया उसके अंदर कोई इलीगैलिटी है, और वो इसको नहीं कह सकते। इलेक्शन एक्ट जो है वो खुद ये कह रहा है अंडर 57(1) के वो जो है प्रेसिडेंट कर सकता है, और वो कंसल्टेशन का जो है वो दिस इज़ ऑन द रिकॉर्ड कि सबको नज़र आ रहा था, और इट हैज़ बीन हैपन्ड कि उन्होंने सबके साथ जो है वो कंसल्टेशन की, लेकिन वो इनकेपेबल थे, और वो जो है शिर्क कर रहे थे कि वो इसके अंदर आए नहीं, और या उन्होंने अपना कोई जो है वो पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया, जिस वजह से ये उनका अब कहा जा रहा है कि अलवी साहब ने सिर्फ और सिर्फ यूनिलैटरल जो है वो एक अपना वो दे दिया है। तो दिस इज़ समथिंग एल्स। और इसमें जब लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट आ चुकी है, तो चाहिए था कि उसको उसी तरह जो है वो टेकअप किया जाता और किया जाता, यानी कि वी हैव लॉ
वी हैव कॉन्स्टिट्यूशन ओवर देयर, वी हैव जजमेंट ओवर देयर, और इन दोनों चीज़ों से बार बार एम्फसाइज़ किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये अभी तक, और 90 डेज़ का मतलब ये नहीं है कि आप लास्ट जो है वो 89 डे पे कहें जी अच्छा आज हम जो है वो डेट अनाउंस करें। दैट्स मीन कि जैसे ही केयर टेकर जो है गवर्नमेंट आती है, आपने साथ ही प्रोसेस स्टार्ट कर देना है, बिकॉज केयर टेकर गवर्नमेंट इज़ नॉट दैट गवर्नमेंट जो कि आपकी मुल्क को, आपके स्टेट को रन कर रही है। वो सिर्फ एक फॉर द टाइम बीइंग है, जो कि कोई बहुत एक्चुअली जो केयर टेकर सेटअप का काम होता है वो होता है इलेक्शंस कराना, और यहाँ पे केयर टेकर सेटअप इज़ नॉट इवन सीरियस जो कि इलेक्शंस की डेट तक दी जाए और डेट कराई जाए, क्योंकि शायद केयर टेकर सेटअप को इसीलिए अपॉइंट किया गया और यहाँ पे लोग इसीलिए आए बैठे हैं कि इलेक्शंस यहाँ पर ना कराए जाए। डॉक्टर कैस असलम साहब, सर सिचुएशन आपने देखी है कि सदर साहब को मजबूरन तारीख देनी पड़ रही है और मुशावरत के लिए उन्होंने गवर्नर से भी रब्ता किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी रब्ता किया, लेकिन शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और गवर्नर्स जो अपॉइंटेड हैं पंजाब और KPK के, वो दे आर नॉट सीरियस फॉर दैट। हाउ डू यू टेक इट सर? देखें, मैं 9 अप्रैल की एक और अभी रेलेवेंस है, वो ये है कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट भी उस दिन 9 अप्रैल को इमरान खान साहब की भी गवर्नमेंट डिसॉल्व। बात ये है जी कि कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल और जजमेंट के लिहाज से तो आपने सुन ही लिया जी। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, एवरीथिंग हैपन्स इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है। ऑल्दो द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज द चीफ मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर्स, president is the supreme commander of all forces। और yes, so ये कहना कि वो कौन है, उसकी हैसियत क्या है, इस बाय इटसेल्फ। अब बात ये है कि ये नैब के चेयरमैन की भी आप देख लें, ये कह तो यही गए हैं आज दबे अल्फाज में कि मेरी भी कोई हैसियत नहीं थी। जी, ये सारे यही कह रहे हैं ना कि जब सबने फैसला कर लिया है कि जी हम नहीं करेंगे जी, तो अल्टीमेट, मैंने पहले भी आपसे बात की है, अभी भी कर, अल्टीमेट लूजर इज दी फेडरल और द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान एंड इट्स पीपल। ठीक है। इररिस्पेक्टिवली एक ऐसी सिचुएशन की तरफ, इकोनॉमिक सिचुएशन भी, पॉलिटिकल सिचुएशन भी ऐसी सिचुएशन की तरफ जा रही है जहां मुझे तो डर लगता है कि फिर जो 3 दफ़ा हो चुका है, 4 दफ़ा इस मुल्क में, एक दफ़ा फिर से एमरजेंसी लग जाए और जब एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को पे हमला भी हो और उसको फंक्शन ना किया और इनके केसेस भी माफ़ हो जाएं और फिर ये अटक भी जाएं गवर्नर्स भी और कि नहीं हम देंगे, तो उस पर कहीं ना कहीं या तो कोर्ट्स रिजॉल्व करेंगे इस सारी सिचुएशन को, या फिर कोई तीसरी फोर्स है जो इस मुल्क की को रिजॉल्व किया करती है पॉलिटिकल सिचुएशंस को। तो आई होप के फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी, फॉर द सेक ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ थिंग्स, ये सिचुएशन ना आए और ये मिल बैठ के फैसले कर लें। बट आई थिंक द प्रेसिडेंट हैज़ एज द देखें, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो 18th अमेंडमेंट आई हुई है जी, द प्रोविंसेस आर नॉट स्टेट्स। ठीक है। Pakistan is the state, the federal the provinces are there for administrative purposes. So, but they are behaving like a bigger state. That is exactly, and their governors are behaving bigger than the president of the country. They don't care about the president, what president is saying, they don't care about it. अल्टीमेटली आपको IMF भी पैसे नहीं दे रही क्योंकि वो चाहती है कि इलेक्शन हो और एक 5 साल की गवर्नमेंट आए और वो इकोनॉमिक पॉलिसी दे, तो फिर उससे गुफ्तो शनीद हो सकती है डायरेक्शंस। इनको तो बेल आउट कर सकते हैं ना 1.2, और वो भी नहीं आया हुआ अभी तक इन इररिस्पेक्टिवली। सो द पिवट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिहेबिलिटेशन इज इलेक्शंस। एक ब्रेकिंग न्यूज़ में अपने नाजरीन को दूँ कि परवेज़ इलाही साहब अपने तमाम साथियों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके हैं, और अभी की ये ताज़ा अपडेट है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो साबिक CM पंजाब हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सीनियर रहनुमा थे, उन्होंने अपने साथियों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया है और अब ओपनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक नुमाइंदे बन चुके हैं और अपनी पार्टी, चूँकि उनके ज़ाहिर इख्तिलाफात थे अपनी पार्टी के अंदर, सो
तो नाउ ही इज़ अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इसके साथ ही डॉक्टर साहब अगर हम बात करें पाकिस्तान की मईशत की, तो जाहिर है इस टाइम पे सबसे बड़ी तकलीफ़ आवाम के लिए जो है वो मईशत है, और जिस तरह से ये मिनी बजट का बोझ लादा गया आवाम के ऊपर और रातों रात इम्प्लीमेंट कर दिया गया। यहाँ पे तकलीफ दे बात ये है कि जब भी बजट आता है तो देयर इज़ ऑलवेज अ टाइम फॉर इट, कि शायद इसके अगेंस्ट कोई अपोजिशन से या किसी तरफ से कोई बात आ सके, लेकिन हुकूमत की अपोजिशन तो है ही नहीं। पार्लियामेंट के अंदर देयर इज़ नो अपोजिशन एट ऑल। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाह रही है 73 अरकान के इस्तीफ़े नामंजूर होने के बाद, जिस तरह से लाहौर हाई कोर्ट ने कल अदम करार दे दिया इस्तीफ़ों को, अब वो चाह रहे हैं कि अपोजिशन लीडर उनका आए, ताकि जो कमिंग चेयरमैन नैब होगा उसकी अपॉइंटमेंट के लिए मुशावरत की जाएगी, जो चेयरमैन सेनेट को और अपोजिशन लीडर को इन द लूप, यू हैव टू टेक इन द लूप फॉर द सिलेक्शन ऑफ चेयरमैन नैब। तो सर इस सिचुएशन को आप किस तरह से देख रहे हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी को और जो हालात हो चुके हैं? सागदार साहब का ये भी क्लेम करना, मतलब मैं 3-4 सवालात आपसे कर रहा हूँ डॉक्टर साहब के, सागदार साहब ने ये भी कह दिया कि मेरे बैठे हुए ही पाकिस्तान से डॉलर भी स्मगल हो रहा है। क्या ये एक वज़ीर ख़जाना के लिए एक उसका फेलियर नहीं है? देखें, मैंने तो एक इंटरव्यू दिया था शायद किसी और चैनल को, और मैंने ये कहा था कि सागदार इज़ नॉट द सोल्यूशन, ही इज़ द प्रॉब्लम। यस, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि PMLN की हुकूमत जब पहली दफ़ा आई तो डॉलर अकाउंट्स फ्रीज़ किए गए जी, अगर आपको याद हो, सरताज अजीज़ साहब थे। जी बिल्कुल। फिर जब इसाक डार आए तो फिर उन्होंने ये फ्रीज़ करके और ये आर्टिफिशियली डॉलर को रखा, और फिर वो पिन पॉइंट करते सर एक मेरा सवाल है कि देखिए 25 अक्टूबर से ये 9th रिव्यू पेंडिंग था IMF का, और 25 अक्टूबर से जो इसको इतना डिले किया गया है, यानी हमारे सारे पोर्ट पे हज़ारों कंटेनर्स स्टक अप थे, हर चीज़ पाकिस्तान में रुकी हुई थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपकी रुकी हुई थी। क्या वाज इट बेनिफिशियरी फॉर पाकिस्तान जो सागदार साहब ने इसको इतना डिले किया? नथिंग इज़ बेनिफिशियरी फॉर पाकिस्तान जो ये गवर्नमेंट कर रही है। इट इज़ बेनिफिशियरी फॉर हिज फ्रेंड्स एंड हिज रिलेटिव्स, एंड वो जो एक टोला है जी, इररिस्पेक्टिवली जो जिसको आप अशराफिया कह रहे थे जी, जो 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 इंडस्ट्रियलिस्ट भी उनसे तंग हैं, जो पिल्फरेजेस भी करते हैं, रिबेट्स भी उन्हीं को मिलती हैं, और ये सारा जो अफ़गानिस्तान, ये अफ़गानिस्तान नहीं जा रहा ये डॉलर, ये अफ़गानिस्तान के ज़रिए यूरोप और ऑस्ट्रेलिया और उन मुल्कों में जाके प्रॉपर्टीज़ खरीदी जा रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ अब इन्वेस्टमेंट देखें, जब 17% आपका इंटरेस्ट रेट हो, 33% आपका इन्फ्लेशन रेट पहुँच गया हो, 12 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयड हों, आधा मुल्क जो है की ज़मीन जो है वो पानी के नीचे हो, और इंडस्ट्री चल नहीं रही हो जी, तो आपकी बिजली जो है फॉरेन ऑयल से पैदा होती हो 60%, जो आपने IPP ज़बरदस्ती लगाए हो इस मुल्क के अंदर, और गैस भी आप बाहर से मंगवा रहे हो, तो उस सारे में डॉलर का बुरान, और फिर ये डॉलर का बुरान जो है ये स्पेकुलेटिव है। ओके, बैंक्स ने भी इकट्ठा किया, ब्लैक मनी ने इसको फ़रोग दिया, और ये कंट्रोल हो सकता है, ये नहीं है कि ये कंट्रोल नहीं हो सकता, बट जब तक मुल्क में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, जस्ट फॉरेन हो या लोकल हो, जब तक इन्वेस्टमेंट आएगी कैसे? जो हालात मैंने यही आपसे अर्ज किया कि जब आप चीज़ें महंगी कर देंगे, कोई सेंसिबल, देखें जब आप देखते हैं ना, इंडस्ट्रीज के लिए आप फ्रेंडली नहीं है, आपने बिजली इतनी महंगी कर दी है, गैस की लोड शेडिंग इस कदर रही है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो दौर था, अगर उससे कंपेयर करें आज के दौर को, उस टाइम पे लोड शेडिंग भी इस तरह नहीं थी, गैस की लोड शेडिंग तो शायद उसका तस्वुर भी नहीं था। उनकी 6% ग्रोथ थी सर, अब 2.2% ग्रोथ है सर। रिजर्व जो था $17 बिलियन कहते हैं कि इमरान खान के जाते हैं, ये 2.9 है सर, अब 2.9। सर ये कैसे इतना डाउनफॉल कैसे आ गया हमारे रिजर्व के अंदर? सर जब आपने फैसला कर लिया है कि आपने रिजर्व को लूटना है, जब आपने फैसला कर लिया है कि टैक्स लोग थे, ये कहते थे हम तो कई बार तजर्बा है हमारा, हम ये सीट संभाल चुके हैं और हम आएंगे तो पाकिस्तान की मईशत को 6 महीनों के अंदर इसको ठीक करेंगे। सर ये ठीक करना था कि 17 से 2.9 पे लें। बात ये है कि मेरा ये ख्याल है कि ये दो पाकिस्तान हैं, ठीक है, एक आपका और मेरा और गरीब आदमी का है। उनकी मईशत की ये बात नहीं कर रहे, ये अपने दोस्तों की मईशत की बात कर रहे हैं, और उनकी मईशत बहुत चली है, इस क्राइसिस में बहुत पैसा बना है लोगों का, वो वाइट भी बना है और ब्लैक भी बना है, ठीक है। अभी
कल IMF ने खुद कह दिया है कि अमीरों पे टैक्स लगाइए, गरीबों से। यानी इन लोगों को समझ नहीं आ रही और उन्होंने कहा है कि आप गरीबों की जान छोड़ें और अमीरों पे टैक्सेस लगाएं ताकि हम जो टैक्स जनरेशन हो रही है वो अमीरों से की जाए। सारा ब्लेम आप IMF पे डालते थे, वो आपके अवाम के हक में आ गए हैं। ठीक है, आपको जो वो 10 बिलियन आना था इस पे फ्लड्स पे, एक पैसा नहीं आया हुआ क्योंकि आपको ट्रस्ट ही कोई नहीं कर रहा। जी बिल्कुल। तो सर एक बड़ी तकलीफ की बात ये थी कि एक पाकिस्तानी ओवरसीज जो US में थे, उन्होंने $30 मिलियन टर्की को उन्होंने जो है वो वहाँ पे हेल्प आउट किया और वो उन्होंने एड दी। $30 मिलियन जो है वहाँ पे टर्की को दिए जब ये अभी रिसेंटली वहाँ पर ज़लज़ले की वजह से जो कुछ हुआ, लेकिन पाकिस्तान की मदद उन्होंने नहीं की। इज़ इट बिकॉज ऑफ द लीडरशिप? जी, कौन इनमें से नाम बता दें जिसने पाकिस्तान के फ्लड में पैसे दिए हों? ठीक है, कोई नहीं दिए। अपनी पास से तो कुछ भी नहीं दिया। तो फिर नेचुरली फिर दूसरे क्यों देंगे? बात बड़ी सिंपल है ना कि आप कहते हैं कि आप फ्रंट मैंने इतने मिलियन अपनी जेब से दिए, टैक्स के पेयर पैसे से नहीं। वो नहीं कि 10-10 रुपए आप जमा कराएं, आपका कौमी फरीज़ा है। कौमी फरीज़ा टैक्स देना होता है, गवर्नमेंट का काम है ये सारा काम करना। बिल्कुल। जब आपके जो जिसको आपने अशराफिया कहा वो उन्होंने पैसे ही नहीं निकाले, तो फिर दुनिया में जो बैठे हुए पाकिस्तानी हैं वो शायद अपने रिश्तेदारों को तो शायद भेज रहे हों, वो आपको क्यों देंगे? क्योंकि फिर वो आप पे अभी वो इंग्लैंड में केस है जो पिछले ज़लज़ले का के पैसे हैं वो अभी भी चल रहा है। बिल्कुल। तो आपकी क्रेडिबिलिटी, इस मुल्क की क्रेडिबिलिटी, ट्रस्ट डिफिसिट, इन्वेस्टमेंट का ना होना, ठीक है, और फिर लोगों के पास अब कहाँ पैसा है कि वो बेशक वो लंदन में बैठे हों या पाकिस्तान में बैठे हों इस इन्फ्लेशन रेट में। कि मैं आपको एक बात बता देना चाहता था कि इंडिया का इंटरेस्ट रेट 6% है, अमेरिका का 4.5% है और हमारा 17% है। मुझे वो मुल्क दिखाएं। वंडरफुल। लुक एट पाकिस्तान सर, जो तरक्की कर रहा है और उसका इंटरेस्ट रेट इतना हाई। मुझे वो बिलावल भुट्टो साहब की बात याद आ रही है, जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने तो पार्लियामेंट में खड़े होकर उन्होंने कौम को कहा था वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। सो दिस इज़ व्हाट वी आर इन द पुराना पाकिस्तान। और वही सब कुछ हुआ जो पुराना पाकिस्तान में पहले किया जा रहा था, आज भी वही सब कुछ हुआ है। तो वेयर इज़ द फॉरेक्स रिजर्व एंड वेयर इज़ एवरीथिंग हेयर? पाकिस्तान की इकॉनमी कहाँ पे है, महंगाई कहाँ जा चुकी है? एवरीथिंग इज़ हेयर। मिस्टर बाब, मैं आपसे एक पॉइंट जानना चाहूँगा। नैब ने शाहिद खान अब्बासी साहब के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं और उनकी शरीक मुलजिमा उज़मा आदिल साहिबा हैं, उनके भी वही वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। क्या अब नैब उनको इस पे अरेस्ट करेगी? जो उनका केस था LNG वाला, ये LNG केस था शाहिद खान अब्बासी साहब का, और इस पे नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो जाना, आर दे गोइंग टू अरेस्ट हिम? डेफिनेटली जब आप नाकाबिले ज़मानत गिरफ्तारी के वारंट इशू करते हैं, ठीक है, तो उसका बेसिक मीन तो यही होता है। लेकिन इस पे भी कुछ बेल ली जा सकती है? इस देर यानी आई मीन लीगली कुछ है इसमें अभी तक स्टिल गैप? मैं आपको देखें लॉ क्या कहता है। लॉ इज़ समथिंग जिसको आप मैं इस सिचुएशन में जो इस वक्त हमारे मुल्क की सिचुएशन है उसमें लॉ कहीं पे इम्प्लीमेंट होता हुआ हमें उस तरह नज़र नहीं आ रहा जिस तरह के होना चाहिए। तो अगर आप इसको लॉ के लिहाज से पूछते हैं तो डेफिनेटली दे मस्ट बी अरेस्टेड। बट क्या होगा ये अभी जो सिचुएशन है वो उसी तरह जो है ना वो क्लियर नहीं है जिस तरह के इस वक्त हमारी स्टेट जो है वो इंस्टेबल है, पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी है। और जिस तरह के हमारे कोई हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, कोई मुल्क नहीं आ रहा, वो सब कुछ इसीलिए हो रहा है। डेफिनेटली हम इस वक्त खुद हमें नहीं पता कि हमारा लीडर कौन है और जो इस वक्त है वो हमारे मुल्क को किस तरफ लेके जा रहा है और उसने मुल्क के लिए मुल्क को बनाना है या अपने आप को बनाना है। लॉज आर बीइंग अमेंडेड एज पर देयर विशेस। तो सब कुछ जो है वो चेंज होता जा रहा है और लॉ क्या कहता है और इंटरप्रिटेशन क्या हो रही है, दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट एट द मोमेंट। डॉक्टर कैफ साहब, IMF के 1 अरब 10 करोड़ डॉलर पाकिस्तान को मिलेंगे, सर हम तो बड़े अमीर हो जाएंगे, यही हमें कहा जा रहा है कि ये पैसे मिलने हैं तो पाकिस्तान ने बड़ा अमीर हो जाना है। 17 से 2.9 बिलियन डॉलर पे हम आ गए हैं, लेकिन इस 1 अरब 10 करोड़ डॉलर, हाँ ठीक है, इसके साथ कनेक्टेड कुछ और पैसे भी हैं जो हमें IDP ADB की एड और बाकी ममालिक की एड मिलनी है। दे आर रेलिवेंट टू द 9th रिव्यू ऑफ द IMF और उसका इंतज़ार किया जा रहा है शायद। लेकिन
ये पैसे आने से सर बहुत ज़्यादा पाकिस्तान अमीर नहीं हो जाएगा और हमारी मईशत तो मेरा ख्याल एकदम बूम कर जाएगी सर? देखें, पहली बात आपको ये बता दूं कि IMF पैसे नहीं देता होता, IMF डेफर करता है जो करते आपने। IMF के 1.2 बिलियन शायद हमने देने हैं, ओके, वो उसको रीशेड्यूल कर देगा। ओके, सो ये अगर कोई समझ रहा है कहा जा रहा है कि कैश आ जाएगा या पैसे आ जाएंगे, पाकिस्तान को दिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं, देखें, पहली बात तो ये है कि ये SDRs हैं, ओके, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। दैट मीन्स कि ये आपका पैसा है जो वहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है, सिर्फ उन्होंने इजाज़त देनी है कि आप रोल ओवर करते हैं इसको, ठीक है। दूसरी बात वो जो पहले आपने कह दी कि ये IMF की गारंटी पे शायद सऊदी अरब, चाइना और मुल्क आपको कोई लोन पैसे दे दें, या वो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, जिन्होंने डेवलपमेंट भेजनी है। मगर मेरा फिर वही ख्याल है कि वो पैसा लिंक्ड है आपके इलेक्शन और नई 5 साल की गवर्नमेंट के साथ, जो एक इकोनॉमिक प्रोग्राम दे और फिर लोगों को पता हो, दुनिया को पता हो कि किन किन शोबों में इन्वेस्टमेंट हो सकती है, ठीक है, कहाँ गारंटीज़ हैं। देखें, जब एक मुल्क के हुक्मरान, दूसरों को तो पता है, अवाम को पता है, यानी कि वो चोरी कर रहे हैं, वो पिलफरेज कर रहे हैं, वो इस मुल्क से पैसा बाहर निकाल रहे हैं, तो वो अपना पैसा, अपने मुल्क के लोगों का पैसा क्यों यहाँ लगाएंगे? वो ये तो कर देंगे 1.2 बिलियन से या 1.1 बिलियन से कि पाकिस्तान बैठ ना जाए। ठीक है, कि वो जो स्टेटमेंट थी डिफेंस मिनिस्टर की, वो ये नहीं थी कि हम डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, ठीक है, वो स्टेटमेंट थी कि हम दिवालिया हो रहे हैं। जी, ये दो डिफरेंट स्टेटमेंट हैं। ठीक है, दिवालिया वाकई हम हो रहे हैं, ठीक है, मगर डिफ़ॉल्ट दुनिया नहीं होने देगी हमें। ठीक है, वो जो हमारे कर्जे हैं रीशेड्यूल हो जाएंगे। दिवालिया हम इसलिए हो रहे हैं कि हम गलत खर्च कर रहे हैं। ठीक है, ये नहीं है कि इस मुल्क में पैसा नहीं है, ये इस मुल्क की आवाम अभी भी टैक्स दे रही है डायरेक्ट, और ये नए टैक्स भी लग गए हैं जी। वो जब 85 मिनिस्टर्स होंगे, उनके साथ सेक्रेटरीज और उनके साथ सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, मुफ्त कारें, मुफ्त घर, मुफ्त बिजली। सर, IMF ने ये भी तो पॉइंट उठाया था कि 17 ग्रेड से ऊपर के तमाम अफसरान जो हैं उनके असासे भी दिए जाएं, जो लोकल एंड इंटरनेशनल। वो इन्होंने वक्त मांगा है, इनका ख्याल है कि इलेक्शन तक वो उसको डेफर कर लेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा कि हर शख्स जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अंदर आता है, वो पहले दिन से 17 ग्रेड पे अपने असासे डिक्लेयर करता है और हर साल करता है अपनी सर वो तो वही डिक्लेयर करता है जो ना दिखाने मगर वही है ना जो जाके हमने देने हैं। ठीक है, छुपे हुए तो शायद प्रोब करना उनको भी पड़े। सर इंटरनेशनल एसेट्स तो आई गेस डिक्लेयर नहीं किए जाते यहाँ पर। देखें, जो डिफ़ॉल्ट का इशू है, मेरा हमेशा से ये ख्याल रहा है कि अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता है तो इन्हीं के एहसास से जो इंटरनेशनल हैं पहले वो जब्त होंगे, इसलिए ये डिफ़ॉल्ट नहीं होने देंगे अब इसको, क्योंकि इनके पैसे पड़े हैं ना। बिल्कुल, बात की बात है कि पाकिस्तान का हवाई जहाज़ या पाकिस्तान का समुद्री जहाज़ भी, या पाकिस्तान की एम्बेसी के एसेट्स, बट एट द सेम टाइम मैं कभी भी बिलीव नहीं करता कि ये द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करेगी। मगर मुश्किल जो है, जब तक आप इकोनॉमी के चारों सतून, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स को इंटरनेशनल लेवल पे नहीं चलाते, बिजली की इनएफिशिएंसीज नहीं दूर करते, पानी नहीं देते, एग्रीकल्चर को अपने बच्चों को एक इंटरनेशनल लेवल की तालीम और स्किल्स नहीं देते, आप इस क्राइसिस से बाहर निकल ही नहीं सकते। इस क्राइसिस से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है और बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए यहाँ से बाहर निकलना। परवेज़ इलाही साहब की दोबारा से बात करूँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया 10 MPs के साथ, और कहा ही जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि काफ लीग जम हो गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। लेकिन काफ लीग के अंदर चौधरी शुजात साहब और फेडरल मिनिस्टर उनके बेटे और बाकी कुछ लोग, चीमा साहब की बात करें तो बहुत से लोग जो हैं वो अभी भी काफ लीग में मौजूद हैं। सो परवेज़ इलाही साहब ने अपने लोगों के साथ ज्वाइन कर लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और कहा जा रहा है कि शायद पहले उनकी जानिब से कहा जा रहा था सदर बना दिया जाए, लेकिन मरकज़ी सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाने की खबर फवाद चौधरी साहब ने उसकी तस्दीक की है कि उन्हें शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकज़ी सदर बनाया जा रहा है। डॉक्टर कैस असलम साहब, थैंक यू सो मच। रुबाब सलमान, आपका बहुत शुक्रिया शो में आने का। नाजरीन, कल हम हाजिर होंगे एक नई बात के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।